हितेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स में जाके उसे देख सकते हैं। हमने डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने प्राइस इलास्टिसिटी को समझा रखा है। प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र कैसे करते हैं उसके मेथड्स का वीडियो अपलोड कर रखा है। आज हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी क्या है, आय की लोच क्या है, आय लोच किसे कहेंगे। तो आज हमारा जो विषय है वो है आय लोच। सबसे पहले प्रश्न आता है कि आय लोच कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, इसे हम कहेंगे आय लोच। मोटे तौर पे ध्यान रखना है, हमने कीमत लोच में ये पढ़ा था कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उससे वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत लोच कहलाता है। लेकिन जैसे ही कीमत की जगह पे आय लगा, हमको उसी परिभाषा में कीमत की जगह आय लगा देना है। तो हम पढ़ेंगे कि आय में, उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन से वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे हम आय की लोच कहेंगे। इसको सिंपली अपन ऐसे लिख सकते हैं कि परसेंटाइल चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, या एक्स वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। हमने कीमत लोच में एक सूत्र पढ़ा था, एपी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान आ रहा हो तो P बाई क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल P। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसी से हम दूसरे फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हमने कीमत लोच में यहाँ P का यूज़ किया है। हम आय लोच पढ़ रहे हैं तो हम P की जगह यदि y कर देते हैं या I कर देते हैं, जैसे हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो या तो EI लिख सकते हैं या EY लिख सकते हैं। यदि हम EY लिखते हैं तो जहाँ P लिखा गया है वहाँ पे यदि हम y कर देते हैं तो ये आय लोच का सूत्र हो जाएगा, डेल क्यू बाय डेल y। ये क्या है? इनिशियल इनकम है, इनिशियल डिमांड है, डिमांड क्वांटिटी में होने वाला चेंज है और इनकम में होने वाला चेंज है। ये हमारा हो गया आय लोच का सूत्र। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि कीमत लोच का आपको सूत्र ध्यान में है तो जहाँ कीमत लिखा गया है वहाँ कीमत की जगह P की जगह आप क्या लिख लेंगे? Y लिख लेंगे, तो वो आय लोच को ज्ञात करने का सूत्र बन जाएगा। जब भी हम आय पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि उपभोक्ता की जो आय है वो वस्तु की प्रकृति को निर्धारित करती है। तो हम कहेंगे कि जो आय लोच है वो डिपेंड करेगी वस्तु की प्रकृति पे। तो आय लोच इम्पोर्टेंट है। आय लोच वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड होती है। अब वस्तु की प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि वस्तु किस प्रकार की है। हम देखेंगे कि वस्तु सामान्य तौर पे जो वस्तु है वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो वस्तु सामान्य प्रकृति की हो सकती है, नॉर्मल गुड्स जिसे अपन कहते हैं, नॉर्मल गुड्स हो सकती है, या फिर वो वस्तु कैसी हो सकती है? इन्फीरियर हो सकती है, घटिया वस्तु हो सकती है, या फिर वो घटिया वस्तु जिसे हम इन्फीरियर गुड्स के नाम से जानते हैं। जब भी वस्तु की प्रकृति की बात आती है तो वस्तु की प्रकृति कौन तय करेगा? आय तय करता है। तो आय की लोच भी डिपेंड किस पे होगी? वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड होगी। वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? सामान्य रूप से हम देखें तो एक तो सामान्य प्रकार की वस्तु होगी और दूसरी घटिया प्रकार की वस्तु होगी। अब सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव कैसे काम करता है? हम देखते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, ठीक उपभोक्ता सामान्य वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाता जाता है। जैसे आय बढ़ी उसने सामान्य वस्तु की मांग को भी बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही आय में कमी होती है तो कंज्यूमर सामान्य वस्तु की मांग में कमी कर देता है। तो हमने देखा कि आय बढ़ी तो मांग बढ़ी और आय घटी तो मांग घटी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में जो आय प्रभाव है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा।
आपको ध्यान रखना है कि यदि वस्तु सामान्य प्रकृति की है तो इनकम इफेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो सामान्य वस्तु में हमने देखा आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ी और आय घटने पर वस्तु की मांग घटी, तो वो वस्तु कैसी होगी, सामान्य होगी। लेकिन घटिया वस्तु के संदर्भ में जस्ट अपोजिट ये इफेक्ट है वो वर्क करता है। कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे हम। जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी होती है तो घटिया वस्तुओं की मांग में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। वो घटिया वस्तु की जगह क्या खरीदने लगेगा, यदि उसकी इनकम बढ़ती है तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा और वो इस वस्तु की जगह वो इस वस्तु को रिप्लेस करेगा, वो सामान्य वस्तु की मांग अधिक करेगा। इसी कारण आय के बढ़ने पर इस वस्तु की मांग घट जाती है। और यदि आय घटती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो घटिया वस्तु की मांग को बढ़ा देगा, क्योंकि आय का स्तर कम हो जाता है तो वो सामान्य वस्तु की जगह कौन सी खरीदेगा, घटिया वस्तु, क्योंकि उसके आय का स्तर कम है तो वो सर्वाइव करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीदेगा। जो घटिया प्रकार की वस्तुएं, हालांकि कोई वस्तु वास्तव में कोई घटिया नहीं होती है और कोई सामान्य नहीं है, वस्तु की प्रकृति कौन तय कर रहा है, इनकम तय कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु घटिया है और कोई वस्तु सामान्य है। तो घटिया वस्तु की स्थिति में क्या होगा, जब जैसे जैसे इनकम घटती है वैसे वैसे उस वस्तु की डिमांड बढ़ने लगती है। तो यहाँ हमने देखा कि घटिया वस्तु के संदर्भ में जो आय प्रभाव है वो हमें कैसा दिखा, नेगेटिव दिखा, नकारात्मक या ऋणात्मक प्रभाव दिखा। तो यहाँ कैसा प्रभाव होगा, ऋणात्मक होगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आय की लोच किस पे डिपेंड होती है, नेचर ऑफ द गुड्स, जो वस्तुओं की प्रकृति है उस पर निर्भर करेगी। वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो सामान्य होगी और दूसरी घटिया होगी। यदि वस्तु सामान्य प्रकृति की है तो आय प्रभाव कैसा होगा, धनात्मक होगा, और यदि वस्तु घटिया प्रकृति की है तो आय प्रभाव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब हम देखते हैं कि जो सामान्य वस्तु होती है उसको अपन किन्हीं 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। यदि इसके प्रकारों की चर्चा करें तो हम इसको 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक वे वस्तुएं जो विलासिता की हैं, जो लग्जरियस गुड्स हैं, वो भी सामान्य वस्तुएं हैं। एक ऐसी वस्तुएं जो सुविधाएं हैं या आरामदायक वस्तुएं हैं, वो भी कौन सी वस्तुएं हैं, सामान्य वस्तुएं हैं, जिसे आरामदायक भी कह सकते हैं। और एक वो वस्तुएं जो अनिवार्य हैं, जो नेसेसिटी गुड्स है, जिसे आवश्यक वस्तुएं कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो कैसी वस्तुएं हैं, सामान्य वस्तुएं हैं। और घटिया वस्तुओं में एक ही प्रकार है, घटिया वस्तुएं होती है, जहाँ आय का प्रभाव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन यहाँ हमने 3 वस्तुएं पढ़ी और तीनों वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि लोच में क्या फ़र्क होता है तीनों प्रकार की वस्तुओं के अंतर्गत। तो हमने देखा कि आय लोच है वो किस पे डिपेंड करेगी, वस्तुओं की प्रकृति पे निर्भर करेगी। और वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं। अब इनमें आय प्रभाव कैसा होगा उसको हम समझेंगे। यदि वस्तु कैसी है, विलासिता की है, तो क्या होगा, हमने 3 प्रकार की जो वस्तुएं पढ़ी हैं, एक तो विलासिता हो गई, एक सुविधाएं या आरामदायक वस्तुएं कह सकते हैं जिसको हम, और एक प्रकार की जो वस्तुएं हो गई वो हो गई अनिवार्य या आवश्यक वस्तुएं। तो 3 प्रकार की वस्तुएं हम देख रहे हैं, किस वस्तु के संदर्भ में, सामान्य वस्तु के संदर्भ में। जब वस्तु विलासिता की प्रकृति की है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने पर इस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इसका जो रेशो है वो ज़्यादा होगा। मतलब इनकम हमारी बढ़ती है, उससे अधिक अनुपात में वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, तो उसे हम कौन सी वस्तु कहेंगे, विलासिता की वस्तु कहेंगे। यहाँ लोच क्या होगी, वहाँ लोच इकाई से अधिक होगी। यहाँ जो इनकम इलास्टिसिटी है वो इकाई से अधिक होगी। दूसरी बात हम देखते हैं कि सुविधाएं मतलब आरामदायक वस्तुओं में हम देखते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो ठीक उसी अनुपात में हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे मांग की लोच कैसी होगी, मांग की आय लोच इकाई के बराबर होगी, समानुपातिक रूप से यदि बढ़ोतरी होती है। तो यदि अनिवार्य वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो आय का जो कम अनुपात है वो हम अनिवार्य वस्तुओं पे खर्च करेंगे, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं जितनी आवश्यक है उतनी ही खरीदेंगे, उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो अनिवार्य या आवश्यक वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च हमारा घटता जाता है, उसका जो अनुपात है वो कम होता जाता है।
तो यहाँ हम देखेंगे जो वस्तुओं की मांग तो बढ़ेगी बट इनकम के अनुपात में कम बढ़ेगी। तो यहाँ आय अधिक बढ़ेगी और मांग है वो कम अनुपात में बढ़ेगी। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो हमारी आय लोच है वो इकाई से कम होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय लोच धनात्मक होती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन धनात्मक में भी प्रकृति कैसी होगी, यहाँ इकाई से अधिक होगी, यहाँ इकाई के बराबर होगी और यहाँ इकाई से कम होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए आय लोच कहाँ ऋणात्मक होती है, तो एक ही केस में ऋणात्मक होती है, नेगेटिव कहाँ होगी, तो आपका आंसर होगा जब गुड्स कौन सी होगी, इन्फीरियर होगी, तो वहाँ पे मांग की आय लोच कैसी होगी, ऋणात्मक होती है। अब हम देखेंगे कि मांग की जो आय लोच है उसे मेज़र कैसे किया जाता है, उसको मापा कैसे जाता है। अब उसको मापने के लिए कौन से टूल का यूज़ करते हैं, उस टूल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जब हम मांग की आय लोच को मापते हैं, आय लोच के मापन हेतु हम क्या करते हैं, जब भी आय लोच के मापन की बात आती है तो वहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एंजिल वक्र। कौन सा वक्र, एंजिल वक्र। जब एंजिल कर्व पढ़ते हैं तो एंजिल कर्व के माध्यम से हम देखेंगे कि आय की लोच क्या है। एंजिल कर्व जो है वो क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि एंजिल कर्व क्या बताता है और एंजिल वक्र क्या है। तो एंजिल वक्र आय और मांग मात्रा के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। किसके बीच रेस्पॉन्सिवनेस को बताएगा, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रेस्पॉन्सिवनेस को बताता है, उसे हम क्या कहेंगे, एंजिल कर्व कहेंगे। अलग अलग वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र की जो आकृति है वो अलग अलग होगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि यदि वस्तु विलासिता की है तो एंजिल वक्र की आकृति कैसी होगी। यदि वस्तु किस प्रकृति की है, विलासिता प्रकृति की है, तो ऐसी स्थिति में एंजिल कर्व कैसा होगा। यहाँ हम मांग मात्रा को दर्शाते हैं, इस y एक्सिस पर हम उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कि विलासिता वस्तुओं की स्थिति में जो हमारा एंजिल कर्व है वो कैसा होगा। तो ये कॉनकेव टू डाउनवर्ड होगा, ये हमारा एंजिल कर्व है। अब ये ऐसा ही क्यों होता है, तो हम कुछ फिक्स कर लेते हैं कि इनकम माना कि ये हमारी 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, ये फिक्स कर लेते हैं। तो आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे हमारी आय बढ़ती है, उससे अधिक अनुपात में हमारी मांग बढ़ती है। तो आप इधर एक स्केल फिक्स कर लीजिएगा और यहाँ से मेज़र कर सकते हैं सीधा। आप इसको यहाँ मिलाइएगा सभी को और वर्टिकल लाइन आप 90 डिग्री के एंगल पे वहाँ से जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वहाँ खींच सकते हैं और ये आराम से पता लगा सकते हैं कि यहाँ जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है। आय इतनी बड़ी, मांग इतनी बड़ी, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ी वैसे उससे अधिक अनुपात में हमारी मांग बढ़ती है। इस कारण हम कहेंगे कि ये वस्तु किस प्रकृति की है, विलासिता प्रकृति की है, लग्जरियस गुड्स हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एंजिल कर्व होगा वो एंजिल कर्व कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एंजिल कर्व कैसा होगा, कॉनकेव होगा, नतोदर होगा। अब हम देखते हैं कि यदि वस्तु हमारी अनिवार्य प्रकार की है, यदि वस्तु आवश्यक या अनिवार्य प्रकार की है तो ऐसी स्थिति में एंजिल कर्व कैसा होगा। तो हम देखते हैं कि एंजिल कर्व की आकृति कैसी होती है। ये कॉन्वेक्स होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। इसको भी हम देख लेते हैं, यदि हमारी आय बढ़ती है तो हमारा उपभोग या हमारी मांग कैसे बढ़ती है। हम एक्सिस को फिक्स कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हमारी ये इनकम है 5,000, 10,000, 15,000 और ये 20,000। अब हम इसको इस एंजिल कर्व को टच कराते हैं और वर्टिकल स्केल 90 डिग्री पे हम इसको डिमांड साइड में या एक्स एक्सिस पर मिलाते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि जैसे जैसे हमारी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे मांग में क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। यदि आय बढ़ी, फर्स्ट में 5 से 10 हुई तो आय इतनी बढ़ी तो उपभोग इतना बढ़ा, लेकिन जैसे आय आपकी 15 हो गई तो उपभोग पहले से कम अनुपात में बढ़ा। फिर आपकी आय 15 से 20 हो गई तो ऐसी स्थिति में उपभोग और पहले से आपका कम बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग उससे कम अनुपात में बढ़ता है, तो वस्तु कैसी होगी, अनिवार्य प्रकृति की होगी। लेकिन यदि आय के अनुपात में उपभोग अधिक मात्रा में या मांग अधिक मात्रा में बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु किस प्रकृति की होगी, विलासिता प्रकृति की होगी। अब हम देखते हैं
यदि वस्तु घटिया प्रकृति की है तो क्या होगा, यदि घटिया है तो क्या होगा, यदि वस्तु घटिया प्रकृति की है तो हम कहेंगे कि जो हमारा कर्व बनेगा वो एंजल कर्व इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे आप ये 5, 10, 15 और 20 को फिक्स कर लीजिएगा, इस वक्र से हम मिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग क्या हो रही है, घटती जा रही है। जैसे जैसे आय बढ़ी वैसे वैसे उस वस्तु की मांग मात्रा घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये वक्र कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा या बैकवर्ड बेंडिंग बनेगा। तो इसे हम कहेंगे घटिया वस्तु की स्थिति में वक्र हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा। और विलासिता वस्तु की स्थिति में वक्र कैसा होगा, कॉनकेव होगा। पॉजिटिव तो होगा लेकिन कॉनकेव होगा। और अनिवार्य वस्तु की स्थिति में भी पॉजिटिव तो होगा लेकिन कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आड़ी या तिरछी लोच क्या होती है। आड़ी या तिरछी लोच किसे कहेंगे, नाम से ही क्लियर है। जब क्रॉस का मतलब होता है एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है, तो इसे हम कहेंगे आड़ी या तिरछी लोच। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आड़ी या तिरछी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बता रही है कि एक वस्तु की तो कीमत में परिवर्तन, एक वस्तु की यदि कीमत में परिवर्तन करें, एक वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन करें तो इसका प्रभाव संबंधित वस्तु की मांग पर क्या पड़ेगा। तो संबंधित वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रभाव देखते हैं, संबंधित वस्तु की मांग मात्रा में क्या परसेंटेज चेंज आएगा, तो हम इस प्रतिशत परिवर्तन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन करते हैं तो संबंधित वस्तु की मांग मात्रा में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा या क्या अनुपातिक परिवर्तन आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, आड़ी या तिरछी लोच। मतलब क्रॉस इम्पैक्ट देख रहे हैं हम, एक की कीमत में चेंज तो दूसरे की डिमांड में चेंज। अब देखते हैं हम कि सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि संबंधित वस्तुएं क्या है। तो संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिसे अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम से जानते हैं। एक तो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरी है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 2 टाइप की गुड्स पढ़नी है, एक तो आपको पढ़नी है प्रतिस्थापन वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी पढ़नी है आपको पूरक वस्तुएं। अब प्रतिस्थापन वस्तुओं में क्या होगा, हम उदाहरण से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहाने के साबुन ले लेते हैं। माना कि एक तो साबुन है डव और दूसरा अपन साबुन ले लेते हैं लक्स या पियर्स, 2 साबुन हैं। अब प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं यदि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के उपयोग की जगह प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहेंगे। और जब दोनों वस्तुओं का एक साथ उपभोग करने पर ही संतुष्टि मिलती है, या जब एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का उपभोग किसी काम का नहीं है, जब वस्तु का संयुक्त उपभोग करने पर ही किसी कार्य को पूर्ण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु कौन सी होगी, पूरक होगी। तो ये तो जॉइंटली यूज़ है और ये एक की जगह दूसरे का उपयोग किया जा सकता है, तो उसे हम प्रतिस्थापन कहेंगे। और जॉइंट यूज़ होता है तो उसे हम कहेंगे पूरक वस्तुएं। जैसे हम देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण हम देख रहे हैं कि डव और पियर्स। यदि आपके पास नहाने का साबुन डव नहीं है तो पियर्स का यूज़ कर सकते हो, और पियर्स नहीं तो डव का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दोनों नहाने के साबुन हैं, दोनों सोप हैं। तो अब हम देखते हैं कि यदि डव की कीमतें बढ़ जाए, यदि डव की कीमत बढ़ जाती है तो मांग के नियम के अनुसार क्या होगा, डव की मांग तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। जब डव की मांग कम करते हैं तो हम क्या करेंगे, डव को तो नहीं खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं, तो इसकी जगह हम हमारी मांग को प्रतिस्थापित करके कहाँ डाइवर्ट करेंगे, पियर्स की तरफ कर लेंगे। देन क्या होगा, पियर्स की कीमत में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, सापेक्षिक रूप से यदि डव महंगा हो जाता है तो डव को कम खरीदेंगे और हम किसको खरीदना शुरू कर देंगे, पियर्स को खरीदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ प्रभाव आपको कैसा देखने को मिला, धनात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव स्लॉप्ड बनेगा।
यदि प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में बढ़ोतरी होती है, तो प्रभाव कैसा होगा? धनात्मक होगा। अब हम देखते हैं कि पूरक वस्तुओं की स्थिति में क्या होगा। पूरक वस्तुओं के कोई दो उदाहरण लिख लेते हैं। पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा। अब पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल लेते हैं हम, या पेन और स्याही का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यदि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो पेट्रोल की मांग में क्या हुई? कमी होगी, ये तो मांग का नियम कहता है। अब पेट्रोल की मांग हम कम कर रहे हैं तो उधर से हम व्हीकल की डिमांड भी कम कर रहे हैं। या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इधर समझ लेते हैं, यहाँ आप कार लिख लीजिएगा और यहाँ पेट्रोल लिख लीजिएगा, कोई भी व्हीकल ले सकते हैं। यदि कार की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो कार की मांग में कमी हुई, जब कार ही कम खरीदेंगे तो हम पेट्रोल भी कम खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच क्रॉस इफेक्ट कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। तो यहाँ हमारा मांग वक्र कैसा बनेगा? यहाँ वक्र बनेगा हमारा नेगेटिव स्लोप्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कर्व पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब हमें ये देखना है कि यदि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, यदि स्थानापन्न में भी हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग कैटेगरी होती है। यदि स्थानापन्न भी कैसा है? पूर्ण स्थानापन्न है, परफेक्टली सब्सटीट्यूट है, तो लोच कैसी होगी? तो परफेक्टली यदि सब्सटीट्यूट है, ऐसी स्थिति में लोच कैसी होगी? तो हम कहेंगे जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी? अनंत होगी। यदि वस्तुएं निकट स्थानापन्न है, यदि वस्तुएं निकट स्थानापन्न है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, तो क्लोज सब्सटीट्यूट में क्या होगा? लोच है वो इकाई से ज़्यादा होगी। लेकिन यदि वीक सब्सटीट्यूट कहते हैं जिसको, तो वहाँ पे लोच क्या होगी? इकाई से कम होगी। यह आपको ध्यान रखना है कि घटिया स्थानापन्न है तो लोच इकाई से कम होगी, निकट है क्लोज सब्सटीट्यूट जिसको कहते हैं इकाई से अधिक होगी, परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो लोच अनंत होगी। और इधर हमको ध्यान में रखना है कि लोच कैसी होगी? नेगेटिव होगी। यहाँ कर्व पॉजिटिव होगा। यदि यहाँ लोच ज्ञात करनी है तो इस टाइप का कर्व है। यदि ये वक्र अधिक लोचदार है, ये कर्व अधिक लोचदार है, जैसे x वस्तु की कीमत में परिवर्तन से y वस्तु की मांग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे, या इसी एग्जाम्पल को लिखना चाहो तो डव की प्राइस में चेंज होने से पियर्स की मांग में चेंज हुआ, तो हम कहेंगे यदि ये क्लोज सब्सटीट्यूट है या ये स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट है तो इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा होगी। लेकिन ये वीक सब्सटीट्यूट है कि ठीक ठाक उसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो लोच होगी वो इकाई से कम होगी। तो ये लोच है वो इकाई से कम है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आय लोच क्या होती है। आय लोच का सूत्र आपको अच्छे से ध्यान में रह गया होगा। आय लोच किस पे डिपेंड करती है? तो हमने देखा कि आय लोच है वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। फिर हमने देखा कि वस्तु कितने प्रकार की होती है। सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है, सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं। सामान्य और घटिया वस्तु के अंदर हमने देखा कि सामान्य वस्तु को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, विलासिता की वस्तुएं, आरामदायक या सुविधा की वस्तुएं, और तीसरे प्रकार की अनिवार्य या आवश्यक वस्तुएं होती है। हमने सभी में लोच कैसी कैसी होती है वो पढ़ा। फिर हमने आय लोच को कैसे मेज़र करते हैं उसको पढ़ा। अब हमने पढ़ा आरडी या तिरछी लोच, जिसमें हमने देखा कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है उसको हमने पढ़ा कि एक वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, माना कि वो वस्तु x है, यदि x वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ तो y वस्तु की मांग में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसे कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका भी सूत्र आप सिंपली लिखना चाहो तो मैंने आपको कहा था कि आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, EP वाला, P/Q इंटू डेल Q बाय डेल P। इसी सूत्र को यहाँ लिख लेते हैं, P/Q इंटू डेल Q बाय डेल P। करना कुछ नहीं है। कीमत किसकी चेंज हो रही है? हमने कहा x की हो रही है, तो जहाँ कीमत लिखा है उसके साथ x को जोड़ दीजिए, P के साथ x। और मांग किसकी चेंज हो रही है? y की चेंज हो रही है, तो मांग के साथ आप y को जोड़ दीजिए। ये आपका बन गया आरडी और तिरछी लोच का सूत्र। आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना